सभी को गुड इवनिंग भाई। फटाफट सभी लोग आ जाओ जल्दी से, तो शुरू किया जाए, क्लास आगे बढ़ाई जाए। हम लोग सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, समुच्चयों का परिचय देख लिया था, परिभाषा देख लिया था। आज जो हमें बात करनी है वो समुच्चयों के प्रकार की बात करनी है। प्रदीप कुमार जी, श्लोक तोमर जी, तो सभी को गुड इवनिंग, जो लोग लाइव हैं, जो लोग आने वाले हैं, सभी को। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है समुच्चय में समुच्चयों के प्रकार, आज इसकी बात करनी है। टाइप्स ऑफ सेट्स, इनकी बात करनी है हमें। समुच्चयों के प्रकार तो बहुत ढेर सारे टाइप के होते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में जानना है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। और इसको जो है हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो प्रकार में रखी भी जाती हैं, नहीं भी रखी जाती हैं, उनको हम बाद में अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो टाइप है उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय, इंग्लिश आप नल सेट बोलते हो या आप कह सकते हो एम्प्टी सेट, ठीक, वाइड सेट भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो रिक्त समुच्चय, अब रिक्त समुच्चय जैसा कि नाम है, तो आप कह सकते हो कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, मतलब उसका कोई एलिमेंट ना हो। तो आप कहोगे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि असंभव गुण के द्वारा परिभाषित, मतलब ऐसा गुण जो कि संभव ना हो, ठीक है। तो हमने कहा कि वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, कोई अवयव न हो, ठीक, या आप कह सकते हो वह समुच्चय जो असंभव, मतलब जो संभव न हो, असंभव गुण द्वारा परिभाषित हो, असंभव गुण द्वारा परिभाषित हो, क्या कहलाता है आपका? रिक्त समुच्चय, या आप इसी को नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हो। अब वह गुण जिससे, मतलब ऐसा गुण जो संभव ना हो, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको समझने के लिए सीधा सीधा हम कह सकते हैं, इसको समझने के लिए आप समझ सकते हो कि ऐसी चीज़ जो पॉसिबल ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहें, ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। अच्छा एक चीज़ ये बताओ आप लोग, जितने लोग लाइव हैं, ठीक है, गधा देखा है सबने? गधा जल्दी से कमेंट करो हाँ ना। गधा देखा है? गधा देखा है भाई? जल्दी कमेंट करिए भाई, गधा देखा है? 12th की लाइव कब होगी? 8 बजे से, 12th क्लास 8 बजे से। तो आप लोग ये बताओ, गधे की सींग देखी है? गधे की सींग होती है? सबने देखा है भाई, गधे की सींग होती है? अब इस पे कमेंट करिए हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करिए। केमिस्ट्री की क्लास हो गई संदीप कुमार जी, ठीक। गधे की सींग भाई होती है कि नहीं होती? तो मेरे हिसाब से नहीं होती है, आपको जो भी पता हो आप कंफर्म करिएगा। तो ऐसा गुण, जैसे हमने कहा कि सींग वाले गधों का समुच्चय, तो भाई जब होते ही नहीं तो समुच्चय कैसे बनेगा? ठीक, बात समझ में आ रही है? जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं आपके? उसके अलावा अगर हम कहें कि ऐसी सम संख्या, ठीक, जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी सम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, हमने कहा सींग वाले गधों का समुच्चय या सम संख्याओं का समुच्चय जो 2 से विभाजित न हो, ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो 2 से विभाजित न हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है?
ये सारी चीज़ें जो हैं असंभव हैं, ऐसा गुण है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इनको जो है हम क्या कहेंगे कि जो इनका समुच्चय बनेगा वो रिक्त समुच्चय होगा। वो कैसा होगा? रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें और आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सब कुछ सही चल रहा है ना? थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइए हमें, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं? कोई समस्या तो नहीं है? सब सही चल रहा है? तो इसको हटाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, अगर समझना चाहें और। ठीक, तो या तो पहले इसको देख लेते हैं। इसको फाई से, फाई एक सिंबल होता है, फाई या मझला ब्रैकेट लगाया जाता है, फाई या मझला ब्रैकेट हम लगाते हैं, से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब अगर एग्जाम्पल इसको हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि फाई ये एक रिक्त समुच्चय प्रदर्शित करेगा और यहाँ से x सच दैट x एक सम संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, जल्दी से कमेंट करो, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कुछ समस्या? सब कुछ सही चल रहा है? थोड़ा सा एक बार कमेंट करिए आप लोग। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में थोड़ा सा स्क्रीन पे दिक्कत दिख रही थी, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तो हम लोग बात कर रहे थे रिक्त समुच्चय की, तो वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, जो ब्लैंक हो बिल्कुल, इसको हम फाई से या केवल मझला ब्रैकेट लगाते हैं। इसके अंदर कुछ लिखते नहीं है, ध्यान रखना, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं जाता है और इससे इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो तो आगे चलते हैं। चलो इसको हम हटा रहे हैं। तो दूसरा जो समुच्चय का प्रकार है, दूसरा जो है वो एकल समुच्चय। दूसरा जो है उसको हम क्या कहते हैं? एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। दूसरा जो है वो एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। तो एकल समुच्चय जैसा कि लिखा ही है,
तो देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसमें केवल एक अवयव हो, जिसमें केवल क्या हो, एक अवयव हो। बात समझ में आ रही है? जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, एक हो, तो हम कह सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे समझना चाहें तो जैसे में आप कह सकते हो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो भी आप कहना चाहो, का समुच्चय। बोलो भाई, का समुच्चय, ये जनरल लैंग्वेज में समझने के लिए। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय, ठीक है, केवल सिंगल एक अगर आप कोई मानते हो, एक कोई समुच्चय है और यहाँ पे हम उनका नाम लिख देंगे, एक अवयव होगा। ठीक, दूसरा अगर समझना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जैसे एक समुच्चय लिया ए, हम लिख सकते हैं x सच दैट x, ठीक, एक पूर्णांक है, एक क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक, और क्या है, x जो है वो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण विधि से लिखा है। x सच दैट x एक पूर्णांक है और x कैसा है, 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो अगर इसको रोस्टर विधि से लिखा जाए तो आप कह सकते हो a बराबर ब्रैकेट में 4, 3 से बड़ा पूर्णांक क्या है 4 और 5 से छोटा पूर्णांक क्या है 4। तो इस समुच्चय का केवल एक अवयव क्या होगा, 4 होगा। तो ये कौन सा है, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। बात समझ में आ रही है? ये कौन सा समुच्चय है भाई, तो ये सिंगलटन सेट है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें थोड़ा सा रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय दोनों को एक साथ हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जल्दी से आप ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए हटाते हैं। अब जैसे अगर हमने लिखा 0 लिखा, 5 लिखा, 0 इस तरह से लिखा और 5 इस तरह से लिखा। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इन चारों में डिफरेंस क्या है, तो 0 एक नंबर है, ये केवल एक संख्या है भाई, केवल एक संख्या को निरूपित करता है। 5 क्या है, तो अगर आप सेट थियरी में यूज करोगे, समुच्चय सिद्धांत में इसका यूज करोगे तो ये रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करेगा। ठीक, और बाकी जगह भी आप यूज कर सकते हो, सिंबल है, लेकिन आप इसको रिक्त समुच्चय नहीं कह सकते हो और आप इसको भी रिक्त समुच्चय नहीं कह सकते हो। ये दोनों रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि अगर रिक्त समुच्चय आपको दिखाना है तो केवल ये सिंबल होना चाहिए या तो केवल ब्रैकेट होना चाहिए, इसके अंदर कुछ न लिखा हो, ब्लैंक हो, बिल्कुल खाली। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक अवयव है, 5 इस समुच्चय का क्या है, एक अवयव है, इसलिए यह एकल समुच्चय है। यह क्या है, एकल समुच्चय है। और यहाँ पे भी 0 जो है, एक आप कह सकते हो कि 0 जो है वो क्या है, 0 एक अवयव है इस समुच्चय का। तो यहां पर भी क्या होगा, ये एकल समुच्चय होगा। ये दोनों हमारे क्या हो गए, एकल समुच्चय हो गए। तो इन चारों में डिफरेंस समझ में आया? जल्दी बताओ भाई, चारों में डिफरेंस समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या है? चारों में डिफरेंस समझ में आ गया? जल्दी बताओ। ठीक है, तो अगर आ गया कोई समस्या है तो आप कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो, मैं देख लूं क्या समस्या है आप लोगों को।
ये चारों चीजें क्लियर हो गई। चलिए तो आगे चलते हैं। अवयव क्या होता है? एलिमेंट कल की क्लास में मैंने बताया था, ठीक है प्रज्वल जी, कल की क्लास में मैंने बताया था कि समुच्चय, ठीक है, एक रिप्रेजेंट करता है, दूसरे जो जिन वस्तुओं को हम लेकर के समुच्चय बनाते हैं उसे समुच्चय का अवयव या एलिमेंट कहा जाता है। जो ब्रैकेट में इस तरह से अगर लिखा हुआ है कुछ 1 2 3 4 समथिंग, तो ये इस समुच्चय ए के अवयव है। कितने अवयव हैं? तो आप कहोगे 4। बात समझ में आ रही है? तो ये यहां तक। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। फाई को कोष्ठक में नहीं लिखते हैं। फाई को अगर आप कोष्ठक में लिखोगे, ठीक है, तो समस्या ये है कि वो एकल समुच्चय हो जाएगा, उसका एक अवयव। अगर केवल रिक्त समुच्चय दिखाना है तो फाई या तो केवल ये 2 चीज, ठीक है, कोई एक चीज दोनों में से। अगर फाई लिखोगे तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे, और ब्रैकेट लगाओगे तो अंदर कुछ लिखोगे नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? दोनों में से कोई एक चीज। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रकार पे चलते हैं। तो अगला जो प्रकार है वो परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय, ठीक, इसको आप फाइनाइट सेट बोलते हो, ठीक। तो परिमित का मतलब सीमित, जिसको हम बोलते हैं निश्चित, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित हो, निश्चित हो, जो आप कहना चाहो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या सीमित हो, जिसको आप काउंट कर सको, निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? परिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो हम ऐसे नॉर्मली समझने के लिए कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो भाई इसको हम गिन सकते हैं। दूसरा समझने के लिए कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, जितने अभी तक हुए, ठीक है। तो और समझने के लिए आप ऐसे नॉर्मली 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 भी कर सकते हो, लेकिन ये रहे कि जितना आप काउंट कर सको। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया दोनों क्या? परिमित समुच्चय, ठीक। अब एक चीज़ और, अगर हम आपसे कहें रात में सबने आसमान देखा है, बताओ भाई, रात में सबने आसमान देखा है ना? अगर देखा है तो रात में तारे दिखाई देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तारों का समुच्चय परिमित है कि नहीं, आपको क्या समझ में आ रहा है? तारों का जो समुच्चय है वो आपका परिमित समुच्चय है कि नहीं? बस इतना बताइए, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ, तो आपने जिन लोगों ने हाँ दिया आंसर बिल्कुल सही दिया। तारों का समुच्चय, तारों का समुच्चय, और तारा कौन सा? स्टार्स, ठीक। वायर मत समझ लेना, तारों, फिजिक्स बहुत पढ़ते हो तुम लोग। तारों का समुच्चय परिमित समुच्चय है, ठीक है। सभी पुस्तकों का समुच्चय,
सभी पुस्तकों का समुच्चय। ठीक, तो ये ऐसे एग्जाम्पल है कि जिनको देख के लगता है कि हम गिन नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जितने खोजे गए हैं उतने तो हम गिन सकते हैं, जितने हमें पता है भाई। ठीक है, पुस्तकें हैं, हम भले काउंट ना कर पाएँ लेकिन एग्जिस्ट करती हैं, वो हैं, हमें पता है, और हम चाहें तो उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं कि लगता है कि परिमित नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये परिमित समुच्चय। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तारों का कैसे हो सकता है भाई? जितना हमें पता है उतने के बारे में ही तो हम कह सकते हैं। कोई ऐसा तारा है जिसके बारे में पता नहीं है, हमें दिखाई देता हो, पता है, वो हमारी पहुंच के बाहर है, लेकिन जो लोग इस फील्ड के हैं उनको पता है। ठीक है, इसलिए तारों का समुच्चय क्या है? परिमित समुच्चय। चलिए, तो अगला टाइप जो है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ठीक, इंग्लिश में हम इनफाइनाइट बोलते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है अपरिमित या इनफाइनाइट, तो सबको समझ में आ गया है कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए भाई? तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनंत हो, निश्चित न हो, असीमित हो। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो आप कह सकते हो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसरा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जितनी संख्याएं पढ़े हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अपरिमित के। ठीक, और समझना चाह रहे हो तो एक रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो ये सब क्या है? अपरिमित है। बात समझ में आ रही है? हाँ, होल नंबर भी आप पूर्ण संख्याएं भी रख सकते हो, पूर्णांक भी रख सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है? अपरिमित है। क्लियर हो रही है बात? जिन्हें काउंट ना किया जा सके, हाँ, उसी को तो हम अनंत कहते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, तो आगे चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, हटाता हूं मैं इसको। तो अगला जो है वो समान समुच्चय। वो क्या है? समान समुच्चय, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट किसे कहेंगे? ठीक है, तो भाई इक्वल सेट हम उसे कहेंगे, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो 2 सेट चाहिए। कितने चाहिए? 2 सेट। और दोनों समुच्चयों के अवयव एक समान हो। एक समान होने का मतलब संख्या में तो हो ही हो, जैसा पहले में हो वैसा ही दूसरे में हो। अगर पहले में 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो दूसरे वाले में भी 1 2 3 4, सीरियल इधर उधर हो वो चलेगा। ठीक है, 4 3 2 1 लिखा हो, 1 3 2 4 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन दोनों में क्या हो? एक समान हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? समान समुच्चय। बात समझ में आ रही है? उनको क्या कहा जाएगा? समान समुच्चय। तो हम कह सकते हैं 2 समुच्चयों, अगर इसको लिखना चाहें तो 2 समुच्चयों में यदि पहले
समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में एवं दूसरे समुच्चय के सभी अवयव पहले समुच्चय में विद्यमान हो या उपस्थित हो या पाए गए हो जो भी कहना चाहो, समुच्चय में विद्यमान हो तो दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय कहलाते हैं। दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। एक बार पढ़ लो आप, कोई समस्या हो तो बताओ हमको जल्दी से। दो समुच्चयों में यदि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में एवं दूसरे समुच्चय के सभी अवयव किसमें हो, पहले में समुच्चय में विद्यमान हो तो दोनों समुच्चय क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे अगर हमने a बराबर लिखा 1 2 3 4 और b बराबर लिखा 3 4 2 1, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सेट a और सेट b क्या है, बराबर है। ये एग्जाम्पल समझने के लिए, बोलो आई बात समझ में, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा हम मैथ वाली लैंग्वेज में देखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो चल रहा था सब हिंदी, आप समझ लो कि जैसे आप पढ़ रहे थे कि हिंदी। अब यहाँ से थोड़ा सा मैथ इंट्रोड्यूस होगा और यहीं से हम प्रमेय की शुरुआत करेंगे। प्रमेय की शुरुआत करने का मतलब कि थोड़ा थोड़ा आपकी जान पहचान होगी, सिंबल वगैरह कैसे लगते हैं, और यही सारे गुण जो है जब हम प्रमेय सिद्ध करेंगे तो वहाँ यूज की जाएंगी, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, चलिए क्लियर है, अच्छी बात है। तो अब देखो, अगर हम मान लेते हैं कि दो समुच्चय a और b हैं, अब इनको थोड़ा सा मैथ की लैंग्वेज में समझते हैं और एकदम ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माना a और b दो समुच्चय हैं, ठीक। तो हमें क्या करना, देखना है, हमें a और b को बराबर देखना है, समान देखना है, ठीक। तो हम कह सकते हैं, देखो आप, कि अगर x कोई एक अवयव है और x किसका अवयव है, a का, बिलोंग कर रहा है a से, ठीक। x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, a से भाई, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। और यही x बिलोंग कर रहा है किससे, b से, यही x किससे बिलोंग कर रहा है, b से, ठीक। या नहीं, और एक एलिमेंट है x, ठीक, ये बिलोंग कर रहा है b से, तो यही x बिलोंग करेगा किससे, a से। अगर ऐसी कंडीशन है, ये चीज़ें आप समझने की कोशिश करो, अभी मैंने लिख दी है, अभी फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर x है कहाँ, a में, ठीक है, वही x कहाँ है, b में, इतनी बात क्लियर है। अब एक x जो है कहाँ है, b में, और वही x कहाँ है, a में, दोनों हो गए। आपने लिखा था ना कि पहले समुच्चय का अवयव कहाँ, दूसरे में, और दूसरे समुच्चय का अवयव कहाँ, पहले में। तो देखो, पहले का अवयव कहाँ, दूसरे में, और दूसरे का कहाँ, पहले में। अगर ऐसी कंडीशन है तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। बोलो आई बात समझ में, इतनी जल्दी से बताओ। अर्थात हम लिख सकते हैं, अगर ये कंडीशन है तो a बराबर b, ठीक है। कैसे है, तो x बिलोंग करे a से, व x बिलोंग करे b से। x कहाँ बिलोंग करे, a से, और x कहाँ बिलोंग करे, b से, ठीक है। और यही x अगर यहाँ है तो यहाँ भी है, तो इसके लिए एक एरो और लगाया जाता है कि जो कि दोनों की तरफ होता है, ठीक। अब हमें ये कंडीशन आप नोट कर लो, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिंबल कहते क्या है आखिर। ये तो डेफिनेशन है मैथ के लैंग्वेज में, ठीक। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट लगा के,
ठीक है, वह या और भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? मैंने इतना बोला, बात समझ में आई? बोलो भाई, जल्दी से कमेंट करो। तो हमने कहा जो डिफिनेशन हमने लिखी उस पर थोड़ा सा फिर से ध्यान दो। हमने कहा कि पहले समुच्चय के अवयव कहाँ? दूसरे में। तो एक अवयव यक्स लिया, वो पहले से बिलोंग कर रहा था और वही क्या कर रहा था? दूसरे से। ठीक है, और एक अवयव दूसरे में लिया और वो कहाँ बिलोंग कर रहा था? पहले में। तो ये कंडीशन है, तो हम कहेंगे कि दोनों समुच्चय क्या है? बराबर है। ठीक है, अब जो एरो लगाया गया, ये आप ये मत सोचना है ये वाला नहीं है। ठीक, इन दोनों में अंतर है, एक ये और एक ये, दोनों में क्या है? अंतर है। तो हमें इसके बारे में समझना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो चलते हैं वहां पे। चलिए हटाते हैं इसको। तो अगर ये एरो देखो आप ध्यान से, इधर से इधर यानी कि लेफ्ट टू राइट को है, लेफ्ट से किधर है? राइट को है, तो इसको हम पढ़ते हैं इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई दैट या इम्प्लाइज दैट, जो आप पढ़ना चाहो, इम्प्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये एरो इधर को हो गया, ठीक, तो इसी को हम पढ़ते हैं इम्प्लाइड बाई। इसी को क्या पढ़ते हैं? इम्प्लाइड बाई। अभी हम हिंदी में भी बात करेंगे, अभी समझ लो आप। और ये दोनों तरफ हो गया, ठीक, तो इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाई, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। ठीक है, इसी को इंगित करता है, हिंदी में क्या लिखते हैं? इंगित करता है। ठीक है, इंगित करता है। क्या इंगित करता है? तो अगर इधर लिखा हुआ है यक्स बिलोंग टू ए इम्प्लॉइज दैट यक्स बिलोंग टू बी, मतलब ये ऐसा है तो ऐसा है, LHS है तो क्या है? RHS है। बात समझ में आ रही है? LHS है तो RHS है। और ये इंगित होता है, इंगित होता है, यानी कि अगर इसी को आप उल्टा समझना चाहो, यक्स बिलोंग टू बी और एरो इधर को लग जाए यक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक, ये इसकी कंडीशन है, ये दूसरे वाली की। तो RHS है तब क्या है? LHS है, मतलब ये हमें पता है, ये सिद्ध करना है, ये पता था, ये सिद्ध करना था। बात समझ में आ रही है? इंगित करता है यानी कि LHS इंगित किसको कर रहा है? RHS को। अगर ऐसा है तो ये होना चाहिए। ठीक है, और वही सेम इधर से इम्प्लाइड बाय, जैसे आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हो। ठीक है, देखो वही फॉर्मेट है, बस बोलने का तरीका। ठीक, और इसमें क्या है? इंगित करता है और इंगित होता है, दोनों को जोड़ दो आप। होता है, तो इसी को हमने क्या लिखा था? A बराबर B इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाय। ठीक, X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो भाई, इसमें कोई समस्या है किसी को? जल्दी बताओ। अमरजीत जी, हाँ बिल्कुल वही चीज मैं कह रहा हूँ। सेट ए के सारे एलिमेंट कहाँ हो? बी में, और बी के सारे एलिमेंट कहाँ हो? ए में हो। वही चीज आपने लिखी है। इतनी क्लियर है? चलिए, इसमें किसी को समस्या नहीं है ना? नो डाउट। चलिए इसी को थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में देखते हैं। आप सपोज करो कि ये लिखा हुआ है, ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इफ ए देन बी, देन बी, यानी कि ए है तो ए है तब बी है, सूचित करता है। इसी को क्या लिखा जाता है? सूचित करता है। ठीक, ये जो एरो लगा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं सूचित करता है। अभी तक इंगित था, वही क्या हो गया? सूचित हो गया। और इफ ए देन बी, ठीक है, और अगर यही दोनों तरफ हो जाए
ए बी। ठीक, तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ, ठीक, सूचित करता है एवं सूचित होता है। सूचित करता है एवं सूचित होता है, ये दोनों तरफ, इधर से इधर और इधर से इधर। इफ ए, ठीक, देन बी था ये वाला कंडीशन, और इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन ये होती है। और इसी को शॉर्ट में, ठीक है, आप कई बुक में देखोगे या आगे हो सकता है आप जब बीएससी वगैरह में जाओ तो इसी चीज़ को IFF लिखा जाता है, नोट करके रख लेना इसको। इसी चीज़ को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, IFF। अगर कहीं मिल जाए तो ये मत सोचना कि गलत है। इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या, इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाई, ठीक। और ये इफ ए देन बी वाली कंडीशन तो इम्प्लाई बाई, सीधा सीधा इम्प्लाइज बाई, इंगित करता है या सूचित करता है। और यहाँ पे इंगित करता है और इंगित होता है, या सूचित करता है और सूचित होता है। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से आप नोट कर लो। और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इफ IFF। जल्दी से नोट करो। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई क्लियर है, तब तक मैं इसको हटाता हूं। किसी को कोई समस्या तो नहीं है, कोई डाउट? सब कुछ सही है भाई? नो प्रॉब्लम। ए बी को ना, ये आप आकाश कुमार जी क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा फिर से कंप्लीट पूछिए। नो डाउट। तो ये सिंबल जो है आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जब हम प्रूविंग देखेंगे, थ्योरम जब प्रूव करेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और थोड़ा सा अगर आपने इधर का उधर किया तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा। अगला टाइप जो है, चलते हैं उसमें बात करते हैं, और वो जो है समतुल्य समुच्चय। क्या है? समतुल्य समुच्चय, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये भी एक प्रकार है समुच्चय का। लेकिन आप थोड़ा सा इस टॉपिक से हम हटते हैं थोड़ी देर के लिए और एक चीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से यहाँ हम आएंगे समतुल्य समुच्चय पे, ठीक है। तो इसको हम स्टार बना के छोड़ देते हैं कि ये हमें पढ़ना है, ध्यान में रखना, ठीक है। परिमित समुच्चय, क्या पढ़ना है? परिमित समुच्चय की गणन संख्या, ठीक। क्या होता है? हिंदी बहुत कठिन लग रही है लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, ठीक है। परिमित समुच्चय की गणन संख्या, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल बोलते हैं इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश वाली समस्या होगी वो सुन लेना, ठीक है। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। फाइनाइट सेट, ठीक। तो सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि परिमित समुच्चय, किसी परिमित समुच्चय के कुल अवयवों की संख्या, कुल भिन्न, आप लिख सकते हो परिमित समुच्चय के भिन्न अवयवों की संख्या, ठीक, क्या कहलाती है? तो परिमित समुच्चय की गणन संख्या कहलाती है। परिमित समुच्चय की गणन संख्या कहलाती है, ठीक। बात समझ में आ रही है? जैसे एक एक सेट लेते हैं ए और इसको लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। तो जो गणन संख्या है उसको हम इस तरह से निरूपित करते हैं,
छोटा से n लिखते हैं, छोटा n, और ब्रैकेट में जो सेट होता है उसको लिखते हैं Na, और कितनी संख्या है तो आप कहोगे 5। तो इसकी गणन संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। बात आई समझ में? जितने अवयव होंगे, हमने लिखा है भिन्न अवयव। हमने क्या लिखा है? भिन्न अवयव। भिन्न कहने का मतलब ठीक है कि अगर कोई आपका एलिमेंट जो है रिपीट कर रहा है तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे। वैसे भी आप जानते हो कि रिपीट करता है तो वो समुच्चय नहीं माना जाता, एक बार लिखा जाता है, उसको 2 बार हम नहीं लिखते, उसको क्या करते हैं? एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो भिन्न अवयव। ठीक है, तो यहाँ पे Na बराबर कितना हो गया? 5, यानी कि कोई परिमित समुच्चय है, उसमें एलिमेंट्स के जो संख्या है, जो नंबर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय की गणन संख्या। बोलो, आई बात समझ में? जल्दी बताओ, क्लियर है? आगे चलें। ठीक, आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, जैसे अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय, तो ऐसे अगर हम लिखना चाहें, मान लो ये बी लिखा हुआ है, A, B, C, और लास्ट में क्या हो जाएगा तो आप कहोगे Z। तो NB बराबर क्या आएगा तो आप कहोगे 26। कितना होगा? 26। बोलो, सही है इतना? कोई समस्या किसी को? चलें आगे, हटाएं इसको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर समतुल्य पे आते हैं जल्दी से। चलो हटाते हैं इसको। बहुत आसान है, जितने एलिमेंट होंगे वही उनका क्या है? गणन संख्या है। और इसकी ज़रूरत हमें समतुल्य में पढ़ने वाली है। किस में पढ़ने वाली है? समतुल्य समुच्चय को परिभाषित करने के लिए। किस में पढ़ने वाली है भाई? तो समतुल्य समुच्चय को परिभाषित करने के लिए, इसीलिए हमने इसकी बात की। बोलो, आई बात आई बात समझ में? इतना पढ़ा दिया कि समुच्चय निकल रहा है। ठीक है, जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई? तो एक क्वेश्चन आपसे तुरंत, रिक्त समुच्चय की गणन संख्या क्या होगी? जल्दी बताओ, रिक्त समुच्चय की गणन संख्या क्या होगी? जल्दी से बता दो, तो फिर समतुल्य पे आते हैं। तब तक इंग्लिश लिख देता हूं, इक्विवेलेंट। जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करो, जितने लोग लाइव हैं, जिनको समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है। नहीं होगा? अच्छा, सृष्टि जी ने सही आंसर दिया 0। रिक्त समुच्चय में कार्डिनल नंबर क्या होगा? 0, क्योंकि रिक्त समुच्चय होता ही क्या है? जिसमें कोई अवयव ना हो, इसलिए इसकी संख्या क्या होगी? 0 होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए तो बात करते हैं समतुल्य समुच्चय की। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है भाई? जल्दी बताओ। तो समतुल्य समुच्चय हम उसे कहते हैं, 2 समुच्चय होंगे भाई यहां भी, दोनों में अवयवों की संख्या बराबर। हम कह सकते हैं कि 2 परिमित समुच्चय, 2 परिमित समुच्चय, 2 परिमित समुच्चय, ठीक, जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, समान हो, क्या कहलाते हैं? समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ठीक, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। जैसे अगर a बराबर हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, और b बराबर लेते हैं a, b, c और d। ठीक है भाई, तो यहाँ पे Na बराबर जो आएगा आप कहोगे कितना आएगा? 4, और यहाँ पे Nb जो आएगा कितना आएगा तो आप कहोगे 4, और दोनों बराबर है, यानी कि Na बराबर Nb है, तो हम कह सकते हैं कि a और b क्या हैं? समतुल्य हैं। a और b दोनों क्या हैं? समतुल्य हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई? और अगर a और b दोनों क्या हो गए? बराबर, या बराबर है, उनके अवयवों की संख्या समतुल्य हो गए, तो उनको जब हम प्रदर्शित करते हैं तो एक सिंबल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप समझ रहे हैं, कोई समस्या होगी तो बता दीजिएगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा आसान भी जो है कठिन हो जाता है। चलो, तो यदि ए व बी समतुल्य समुच्चय हैं तो इन्हें ए, और ये सिंबल लगाते हैं समरूप वाला, याद करो कक्षा बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कोई समस्या? अच्छा 1, कुछ लोगों ने 1 भी आंसर दिया था, रिक्त समुच्चय नहीं भाई, उनमें जो है कार्डिनल नंबर बोले तो अवयवों की संख्या 0 होती है। चलिए हटाते हैं इसको। अब इसमें जो है एक नोट देख लेते हैं। अब थोड़ा सा समान समुच्चय और समतुल्य में डिफरेंस करके एक नोट लिख लेते हैं भाई। तो समान समुच्चय के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि जैसा अवयव पहले वाले में सेम वैसा ही मिलता जुलता एकदम हूबहू दूसरे वाले में, ठीक। तो समान समुच्चय में जैसे पहले वाले में 1 2 3 4 है, तो दूसरे वाले में 4 3 2 1 आप कह सकते हो। लेकिन दोनों में क्या है, अवयवों की संख्या समान और दोनों सेम मैच भी कर रहे हैं, इसलिए समान समुच्चय है। तो हम कह सकते हैं कि समान समुच्चय जो होता है वो हमेशा क्या होता है, समतुल्य होता है। हम लिख सकते हैं समान समुच्चय सदैव समतुल्य समुच्चय होता है। ठीक। लेकिन अगर हम समतुल्य की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या बराबर होती है। दोनों बराबर हो ना हो इससे कोई फर्क, दोनों समान हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं लेकिन समतुल्य समुच्चय सदैव समान समुच्चय नहीं होता है। बोलो, बात समझ में आ गई? जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अपरिमित समुच्चय क्या है, विवेक पटेल जी बोल रहे हैं, तो आप पीछे जाके देख सकते हो। बाकी हम ऐसे ही कह देते हैं जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, परिमित ना हो। परिमित ना होने का मतलब फाइनाइट, सीमित, निश्चित, यानी कि अवयवों की संख्या अनंत हो, उसको हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? हाँ बिल्कुल सृष्टि जी, आपने बिल्कुल सही दिया आंसर। कंटेन अनकाउंटेबल नंबर, एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही है। समतुल्य क्या होता है, तो जिसमें दो समुच्चय जिसमें क्या हो, अवयवों की संख्या बराबर हो, वो आपस में समान होना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए तो एक और बचा और इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। एक चीज़ और देख लो, फिर कल जो है हम इसमें उप समुच्चय और अधिसमुच्चय की बात करेंगे। तो समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, ठीक, सेट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का समुच्चय। तो एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव भी समुच्चय हों, एक ऐसा समुच्चय जिसके एलिमेंट भी क्या हों, समुच्चय हों। जैसे अगर हमने कहा कि एक समुच्चय ये है, ये कौन सा समुच्चय है, तो आप कहोगे एकल समुच्चय है। अगर a, b लिख दिया तो ये भी एक समुच्चय है। 1, 2, 3 लिख दिया तो ये भी एक समुच्चय है। अब इन सबको एलिमेंट मान करके मान लेते हैं कि a कोई समुच्चय है और इन सबको रख लेते हैं हम, ये 1, 2, 3, और इनको भी समुच्चय बना देते हैं, यानी कि फिर से इनको ब्रैकेट में। तो देखो a एक समुच्चय है और इनके जो एलिमेंट है वो भी क्या है, समुच्चय है, वो भी क्या है, समुच्चय है। तो ये समुच्चयों का क्या हो गया, समुच्चय हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, अभी एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। चलो लिख लो जल्दी से। यदि किसी समुच्चय के अवयव भी,
यदि किसी समुच्चय के अवयव भी समुच्चय हों तो उस समुच्चय समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। अब कितने समुच्चय हैं काउंट करते रहना और बताना कौन सा इसमें क्या है, अलंकार है। मैंने लिखा a बराबर 1,2 भी लिख सकते हो या 3 लिख लो, यहाँ 1,2,3 लिख लो और इनको बना दो क्या, समुच्चय। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हमने प्रकार की बात की। अब आगे भी जो पढ़ना है वो प्रकार है, उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, ये सारी चीज़ें, तो इसी को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए जो है क्लास बस यहीं से, अब इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास चलेगी, तैयार रहिए। ठीक है, तब तक जो है सभी को गुड नाइट, बाय बाय।